देश भर में इस समय नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह अनोखे पंडाल लगे हैं जिसमें मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजित है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी भक्ति अनोखे तरीके से सामने आ रही है। पुरी में बिस्वजीत नायक ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। उन्होंने आइसक्रीम स्टिक से मां दुर्गा के मुख की इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है कि आप देखते रह जाएंगे। इस मूर्ति को बनाने में उन्हें 6 दिन का समय लगा है। मां दुर्गा की आइसक्रीम स्टिक से बनाई गई ये मूर्ति देखकर आप भक्ति और आस्था का एक अलग ही एहसास कर रहे होंगे। ये मूर्ति बनाई है उड़ीसा में पुरी के युवा कलाकार बिस्वजीत नायक ने। बिस्वजीत ने इस नवरात्र पर कुछ नया करने की ठानी। फिर क्या था, 275 आइसक्रीम स्टिक से सिर्फ 6 दिनों में बना डाली मां दुर्गा की ये अनोखी मूर्ति। उसको बनाने में मुझे 6 दिन टाइम लगा था और उसमें यूज किया हूँ आइसक्रीम स्टिक, कलर, गम से मैं मां दुर्गा का फेस किया हूँ और उसमें मंडाला आर्ट से मैं किया हूँ और फर्स्ट टाइम मैं मंडाला आर्ट कर रहा हूँ। जो मंडाला आर्ट होता है वो पेपर में होता है। मैं फर्स्ट टाइम के लिए आइसक्रीम स्टिक से मंडाला आर्ट किया हूँ। कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से गर्चे श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन बिस्वजीत नायक के छोटी उम्र में अंजाम दिए गए इस कारनामे की सराहना खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश में अब जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें कमाल के सुधार किए गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अंग्रेजी के अलावा अब दूसरी कई भारतीय भाषाओं में भी शुरू किया जा रहा है। तमाम राज्य अगले शैक्षणिक सत्र से अब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला समेत कई अन्य भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवाने जा रहे हैं। वाकई ये बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में सामने है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित यह है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब तक इस संस्थान में केवल अंग्रेजी भाषा में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक अगले सत्र से यहां हिंदी भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। यूनिवर्सिटी में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष की पढ़ाई इस साल से हिंदी में शुरू होगी। कई लोगों के मन में शायद ये घर गया है कि जो टेक्निकल पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही हो सकती है, वो अपनी मातृभाषा में नहीं हो सकती। और कई लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं, तर्क देते हैं कि भाई किताबें नहीं हैं या लिटरेचर नहीं है। लेकिन अगर किताबें और लिटरेचर जापानीज़ में और जर्मन में अवेलेबल हो सकता है, रशियन में अवेलेबल हो सकता है, तो क्या अपनी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं अवेलेबल हो सकता? तो मुझे लगता है कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें एक बड़ा बदलाव इस तरफ गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी पढ़ना लिखना कर सकते हैं, खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही देने की बात कही गई है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप ही देश के कई तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने मातृभाषा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, ताकि अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में कोई भी छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल से 6 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी विकसित किया है, जिसके माध्यम से प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों को इन भाषाओं में अनुवाद करने का काम पूरा किया जा चुका है। मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER को सुधारने में मदद मिलेगी, जो फिलहाल करीब 27% ही है। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के, गांव कस्बों में रहने वाले और दलित आदिवासी समुदाय के होनहार छात्रों को होगा। मातृभाषा में पढ़ाई से इन छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही इनकी प्रतिभा और इनके सामर्थ्य के साथ न्याय भी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आज 37वां स्थापना दिवस है। भारत के सुरक्षा तंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अहम भूमिका रही है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। NSG आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण विरोधी क्रिया
तालाबों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग करती है। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का उपयोग किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई ने खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता की टीम 9 विकेट खोकर 165 रन ही बना सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों को बधाई दी है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कोरोना टीका लगवाने के लिए हर स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान भी मतदान केंद्रों पर टीका लगाए जा रहे हैं। इससे मतदान के लिए आने वाले लोगों को टीका लेने में सहूलियत हो रही है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक की चर्चा करते हुए बिहार को समता मूलक समाज बनाने वाला अग्रणी राज्य के रूप में रेखांकित किया है। इस अवसर पर महामहिम ने प्रदेश की विधायिका से बिहार को सुशिक्षित, सुसंस्कारित और सुविकसित प्रदेश के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। देवियों और सज्जनों, आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व एक गरीब महिला जिसका नाम मोरा था, उसके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने से लेकर 1970 के दशक में ईमानदारी और उज्जवल चरित्र के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने तक इस धरती ने समता मूलक परंपरा स्थापित की है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी उसका हिस्सा था। और उसके बाद जो बिहार विधानसभा का भवन बना, जो इसका उन लोगों ने भवन तैयार किया, जब इसका साइज बढ़ा, पूरे तौर पर मान्यता मिल गई, सब कुछ हुआ, तब उसके बाद यहाँ पर जो काम शुरू हुआ 1920 में परिषद भवन का निर्माण कराया गया। और इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है 100 साल के पूरा होने के बाद, ये जो परिषद भवन का निर्माण हुआ था और अब ये बिहार विधानसभा भवन कहलाता है, इस अवसर पर आज बहुत खुशी की बात है। और जो निर्णय हुआ कि आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया और उसके बारे में हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने चर्चा कर दी है। ये बहुत अच्छी चीज है। जब ये बन करके, आज आपने शिलान्यास कर दिया, वो बन करके तैयार होगा, वो इतना सुंदर लगेगा, वो कितना बढ़िया होने वाला है, इस बात को आप जान लीजिएगा। और उसी समय हमारी इच्छा भी थी कि जब हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हम लोगों को बोधि वृक्ष भी लगाना, और वही सब मिल करके हम लोगों ने तय किया। और आज बोधि वृक्ष का भी बोध गया से ला करके बोधि वृक्ष का भी शिलान्यास हो गया। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी की कहानी। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी बोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की
प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गयीं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गईं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली, जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर ली गई थी। सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भगवती चरण गायब हो गए। इस दौरान दुर्गा देवी ने लाहौर में क्रांतिकारियों के परिवारों का समर्थन किया और फरार क्रांतिकारियों के लिए पत्र भेजने में सहायता की। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु के बाद लाहौर से कलकत्ता तक क्रांतिकारी जतिन दास के अंतिम जुलूस में दुर्गा देवी भी साथ थीं। वे इस दौरान क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की खरीद के कार्य में भी शामिल रहीं। 1929 में भगवती चरण और दुर्गा देवी चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और वैशंपायन के साथ उस योजना में भी शामिल थे जो भगत सिंह को बोर्स्टल से लाहौर जेल ले जाने के दौरान पुलिस वैन पर धावा बोलकर भगत सिंह को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। 28 मई 1930 को जंगल में बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई, जो उनके हाथ में ही फट गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी लगातार यात्रा करती रहीं और पुलिस से एक कदम आगे रहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो दुर्गा देवी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर और क्रांतिकारियों के जानी दुश्मन लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया। हालांकि हैली बच गया, लेकिन उसके कई सहयोगी मारे गए। दुर्गा देवी को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा देवी गाजियाबाद में गुमनाम रहकर आम नागरिक की तरह रहने लगी। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। गाजियाबाद में 15 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में दुर्गा देवी का निधन हो गया। उनका साहस और निर्भीकता निस्संदेह माँ दुर्गा की तरह थे, जो अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश ताकतों से लड़ी।